हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं अनुवांशिक विकार। ये जेनेटिक्स डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसीज क्या होता है, आज हम लोग इसी का समझ बनाने वाले हैं। आज यानी पूरी तरह से हम लोग अनुवांशिक विकार का समझ बनाने वाले। अनुवांशिक विकार क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीजें हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे कि अनुवांशिक विकार है क्या। तो देखिए, जैसा नाम ही क्या है, अनुवांशिक। हम लोग अनुवांशिक शब्द को समझ चुके, तो हम बोल सकते हैं कि अगर अपनी भाषा में, आसान भाषा में बोले तो बोल सकते हैं कि वैसा विकार जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उस विकार को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुवांशिक विकार। अब देखिए, ऐसे ये विकार होते कैसे हैं, तो ये क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र और जीन में बदलाव होने के कारण होते हैं। म्यूटेशन पढ़े थे, जहां पे हम लोग जाने थे म्यूटेशन में क्या हो रहा था, जीन बदल रहे थे, गुणसूत्र। तो वही जीन या क्रोमोसोम में जो बदलाव होता है और उन बदलाव की वजह से जो विकार उत्पन्न हो रहे, तो उसी से को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे अनुवांशिक विकार। अब जैसे देखिए, अनुवांशिक तो आप लोग समझ रहे हैं, विकार बोले तो विकार एक तरह का कमी होता है, डिसीज होता है, बीमारियां होती है। तो हम बोल सकते हैं, अगर पहले इसका हम लोग डिफिनेशन सबका बारी बारी से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके मीनिंग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अनुवांशिक विकार को अगर हम लोग समझ बनाए तो हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम या जीन के स्तर, क्रोमोसोम या जीन के स्तर की, क्रोमोसोम या जीन के स्तर में परिवर्तन के कारण, क्रोमोसोम या जीन के स्तर में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले विकार, विकार यानी बीमारी को अनुवांशिक विकार कहते हैं। यानी वैसा विकार जो क्रोमोसोम या जीन के स्तर में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होते हैं, ऐसे विकार को हम अनुवांशिक विकार कहते हैं। और ये विकार जो होते हैं वंशागति होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले होते हैं। अब देखिए, स्थानांतरित होने वाले होते हैं, पर ऐसा नहीं कि सबका सब विकार जो है स्थानांतरित होते। तो हम लोग देखेंगे कौन विकार कैसे जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते। तो यह देखिए, ये जो अनुवांशिक विकार है ये दो प्रकार के होते हैं। ये अनुवांशिक विकार दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं मेंडलीय विकार, जिसको हम लोग जीन विकार भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेंडलीय विकार होते हैं आपका जीन में परिवर्तन, जीन में के स्तर में बदलाव के कारण होते हैं। और जीन को सबसे पहले कौन देखे थे, तो मेंडल देखे थे, जो कारक नाम दिए थे। तो करने का मतलब मेंडलीय विकार होते एक, और दूसरा क्रोमोसोमीय विकार या गुणसूत्रीय विकार होते। इस तरह से जो है हमारा अनुवांशिक विकार दो प्रकार के हो गए, एक मेंडलीय विकार और दूसरा क्रोमोसोमीय विकार। देखिए, आप लोग पहले इसका जो लिखा हुआ मीनिंग है वो समझिए, उसके बाद हम आप इसको बहुत ही अच्छा से डायग्राम के द्वारा समझेंगे। फिर देखिए, मेंडलीय विकार क्या होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। एकल जीन, आज कीजिए बिंदु उत्परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, म्यूटेशन, वही एकल जीन के रूपांतरण, एकल जीन के रूपांतरण एवं उत्परिवर्तन से, एकल जीन के रूपांतरण एवं उत्परिवर्तन से उत्पन्न विकार को हम मेंडलीय विकार कहते हैं। यानी यहाँ पे जो मेंडलीय विकार के लिए जिम्मेदार होंगे वो आपका जीन होंगे। जीन में अगर बदलाव हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, मेंडलीय विकार कहेंगे। जबकि क्रोमोसोमीय विकार क्या होगा, तो हम इसी तरह बोल सकते हैं क्रोमोसोम के रूपांतरण, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के बदलाव के कारण या गुणसूत्र में म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्रोमोसोमीय विकार कहेंगे। अब देखिए, इस विकार का कुछ उदाहरण, ये विकार वंशागति का टोटल नियम का पालन करते हैं। आज की जो प्रभाविता का नियम होता था, पूरे सभी नियम को ये जो है मेंडलीय विकार पालन करते। अब इसका कुछ उदाहरण है, जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। दूसरा है दांत कोशिका अरक्ता, आज की जो बिंदु परिवर्तन में हम बताए भी थे, दांत कोशिका अरक्ता, सिकल सेल एनीमिया जिसको बोले थे, बर्न अंधता, यानी बर्न अंधता, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, ऐसे देहात में बोले तो कलर विजन भी लोग बोलते हैं, लेकिन होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये कलर ब्लाइंडनेस, एक होता है फिनाइल कीटोनुरिया, फिनाइल कीटोनुरिया, एक होता है थैलीसीमिया, थैलीसीमिया। तो ये सभी जो है 5 का 5 जो है मेंडलीय विकार का उदाहरण। अब हम इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाएंगे और एक अलग ढंग से बताएंगे इसी सब चीज को। अब हम लोग ये देखते हैं, इसका समझ थोड़ा अलग ही ढंग से बनाते हैं।
तो जैसे कि हम लोग का शुक्राणु होता है, तो ये शुक्राणु ले लिए और एक अंडाणु ले लिए। अब पता होगा कि शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए 23 गुणसूत्र होते हैं, इनमें से आप ये भी जानते हैं कि 22 गुणसूत्र जो है एक जैसे होते हैं और यहाँ भी 22 गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। अब ये जो गुणसूत्र एक जैसे होते हैं उन गुणसूत्रों को हम लोग बोलते हैं अलिंगी गुणसूत्र, और जबकि एक जोड़ी जो गुणसूत्र यानी 2 गुणसूत्र नर में होते हैं, शुक्राणु में जो होते हैं X और Y, उसको हम लोग लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। और यहाँ भी जो XX गुणसूत्र मिल रहे होते हैं उसको हम लोग लिंग गुणसूत्र करते हैं। तो यानी यहाँ पे बोले तो गुणसूत्र का 2 प्रकार हो गया, एक अलिंगी गुणसूत्र और एक लिंग गुणसूत्र। अब हम इस अलिंगी गुणसूत्र में से अगर एक 5वां गुणसूत्र को ले लिए, यानी 5वां क्रोमोसोम को ले लिए, ठीक है। अब यहाँ भी 5वां क्रोमोसोम को ले लिए। अब अगर मान लिया जाए कि ये जो शुक्राणु का 5वां क्रोमोसोम है उसमें कुछ म्यूटेशन होता है, कुछ उत्परिवर्तन होता है, और वो म्यूटेशन होके उत्परिवर्तित हो गया कि कुछ ऐसा होता है कि ये जो है गुणसूत्र का कॉपी हो जाता है, यानी ये 2 गो बन जाता है, ये 1 से 2 बन जाएगी। अब जरा सोचिए ये इसमें कितना हो जाएगी, 24 हो जाएगी। 23 तो था ही और एक और बढ़ गया, कितना हो गया, 24 हो गया। और इधर जबकि कितना रहा आपका, ये जो 23 ही रहे, तो 24 23 कितना हो गया, अब जरा देखिए तो 47 हो जाएंगे। तो ये जो 47 होंगे तो बताइए कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे किसके वजह से विकार उत्पन्न हो रहा है, गुणसूत्र के वजह से विकार हो रहा है, यानी गुणसूत्र का कॉपी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे विकार को हम लोग क्रोमोसोमीय विकार कहते हैं, क्रोमोसोमीय विकार या तो गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। यानी जब गुणसूत्र में या तो नष्ट हो जाता है या तो उसका कॉपी हो जाता है या उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है और उसके वजह से जो विकार उत्पन्न होगा हम उसको क्या कहेंगे, क्रोमोसोमीय विकार। जबकि अगर मान लिया जाए इसका जो एक मान लिया जाए लिंग गुणसूत्र है X, इसको हम लिए और इसके ऊपर जो मिलने वाले जीन है, इसके ऊपर जो मिलने वाले जीन, और इस जीन में कोई परिवर्तन हो जाता है, इस जीन में कोई परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन की वजह से जो विकार उत्पन्न होंगे उसको हम लोग मेंडलीय विकार या जीन विकार, इसको हम लोग जीन विकार भी के नाम से भी जानते हैं, जीन विकार के नाम से भी जानते हैं। तो यानी जब जीन में होने वाले बदलाव के वजह से, जीन में बदलाव के वजह से विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम जीन विकार बोलेंगे, और गुणसूत्र में होने वाले बदलाव के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्रोमोसोमीय, क्योंकि गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, तो क्रोमोसोमीय विकार बोले या गुणसूत्र विकार बोले, दोनों सेम है। अब जरा देखिए बात यहाँ क्या है, यहाँ जब कॉपी हुआ था तो ये जो गुणसूत्र विकार में, तो ये जो गुणसूत्र का कॉपी हुआ था तो कौन सा गुणसूत्र का कॉपी हुआ था, 5वां, जो कि क्या थे आपका अलिंगी गुणसूत्र थे। तो हम बोल देखिए यहाँ पे इस तरह से देखें ओवरऑल तो जीन विकार, क्रोमोसोमीय विकार कई प्रकार के हो रहे, क्योंकि जीन विकार 2 तरह का उत्पन्न हो सकते हैं, एक अलिंगी गुणसूत्र के जीन में बदलाव की वजह से और एक लिंग गुणसूत्र के जीन में जो है परिवर्तन होने की वजह से। उसी तरह अलिंगी गुणसूत्र के जो है परिवर्तन की वजह से भी हो सकता है और लिंग गुणसूत्र के भी परिवर्तन की वजह से हो सकता है। तो अगर हम इस तरह का परिवर्तन के आधार पे देखें तो जीन विकार आपका कितने तरह का हो जाएंगे, 2 तरह का हो जाएंगे। जीन विकार कौन कौन, एक अलिंगी गुणसूत्र जीन विकार, अलिंग जीन विकार हम बोल सकते हैं। उसी तरह एक लिंग जीन विकार हो गया, उसी तरह अलिंग क्रोमोसोमीय विकार और एक लिंग क्रोमोसोमीय विकार, इस तरह का भी म्यूटेशन हो सकता है। अब हम लोग ये मेंडलीय विकार जो होता है इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे आप लोग एक रोग का नाम हम लोग पिछले भी पढ़े थे, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया को अब हम लोग देखेंगे, ये हीमोफीलिया क्या होता है, इसका विस्तार से हम लोग समझ बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो हीमोफीलिया होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेडर डिसेस, ब्लेडर डिसेस, या तो जैसे ब्लेडर मतलब होता है क्या, ब्लीडिंग होता है इसमें, यानी अगर किसी का कहीं कट जाए तो इसे लगातार क्या होते रहता है, ब्लड बहते रहता है, इसमें रक्त थक्का जमता है नहीं, यानी एक तरह से इसमें रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है इस बीमारी में। अब देखिए ये जो बीमारी होता है इसके किसके क्या कारण है, तो इसको हम लोग एक्स लिंगी अप्रभावी विकार भी बोलते हैं, एक्स लिंगी अप्रभावी विकार। तो जैसे देखिए अभी हम लोग लिंग को देख रहे थे, तो यहाँ पे इसके लिए जिम्मेदार जो है वो एक्स क्रोमोसोम है, उसके ऊपर मिलने वाला जीन है। जो हमारा लिंग क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन मिलते हैं उस जीन का नाम है HS, जो प्रभावी होते हैं। एक्स क्रोमोसोम पर मिलने वाले जीन HS
जो प्रभावी होते हैं। और ये पता हुआ कि जीन आरएनए बनाता है, आरएनए फिर क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषित करते हैं, और वह प्रोटीन किस रूप में मिलते हैं, हार्मोन या तो एंजाइम के रूप में। तो ये जीन जो होते हैं एंजाइम बनाते हैं, और ये जो एंजाइम बनाते हैं वो एंजाइम मदद क्या करते हैं, रक्त को थक्का बनाने में, रक्त को जमाने में मदद करते हैं। जैसे कहीं कट गया तो ये जो हमारा एंजाइम होता है रक्त को क्या करते हैं, जमा देते हैं। परंतु ये जो HS जीन है, HS जीन, इसमें म्यूटेशन कभी कभी होता है, या बोले तो उत्परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, और ये बदल जाते हैं HA में, जो अप्रभावी हो। जब अप्रभावी हो जाएंगे तो ये एंजाइम नहीं बना पाएंगे, जब एंजाइम नहीं बना पाएंगे तो रक्त थक्का बनना बंद हो जाएंगे, यानी रक्त जम नहीं पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये बीमारी होते किसे हैं, तो ये बीमारी ज्यादातर पुरुष को होते हैं, स्त्री को नहीं होते हैं। बोले क्यों पुरुष को होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे पुरुष का गुणसूत्र क्या होगा, 44 + X/, मादा का क्या होगा, 44 + XX होगा। अगर मान लिया जाए इसके एक जीन में जो है क्या हो गया, अप्रभावी HA मिल गया, इसका X का जो एक जीन है HA अप्रभावी हो गया, तो आप बोलेंगे कि सर इसको भी तो हो ही गया, इसमें क्या होगा, तो देखिए इसका ये वाला जीन तो काम करेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, सही रह जाएगा। अब जरा देखिए, और पुरुष का अगर यहाँ पे क्या हो जाता है आपका HA, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि इसमें दूसरा X तो है नहीं, यहाँ पे केवल पाई है दूसरा। तो इस तरह से कंडीशन में आप बोलेंगे कि मादा में कभी नहीं हो सकता है, मादा केवल क्या होती है, वाहक होती है, वाहक मतलब ले जाने वाले। कैसे होती है, जैसे देखो अब इसका अगर हम बोले युग्मक बनेगा तो क्या बनेगा, X बनेगा, और एक कौन बनेगा, Y बनेगा। अब मान लिया जाए ये पुरुष जो था ये हेमोफीलिया से ग्रसित नहीं था, लेकिन इस मादा का एक क्रोमोसोम जो है हेमोफीलिया से ग्रसित था। तो अगर इस कंडीशन में देखिए इसका जो हमारा युग्मक बनेंगे, इस यहाँ पे XX बनेगी। अब हम लोग ये वाला लेके देखते जो ग्रसित था, यानी जिसपे हम लोग का HA मिल रहा था। अब जरा सोचिए ये दोनों क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेंगे, XY बनेंगे। अब ये XY बनेंगे तो यहाँ पे XY क्या होता है, लड़का होता है। तो ये लड़का का जो X गुणसूत्र है उस क्या हो गया, बिल्कुल प्रभावित हो गया, यानी ये जो है अप्रभावी HA से आ जाएगा, जिससे में ये भी क्या हो जाएगा, हेमोफीलिया से ग्रसित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये X अगर इससे कनेक्ट करता है तो X आएगा, और इसके एक जीन के ऊपर क्या होगा, प्रभावी और प्रभावी वाला जो है जीन मिलेगा। लेकिन ये तो स्वस्थ है ना, जब ये स्वस्थ है तो ये कहीं ना कहीं इसकी हेमोफीलिया से ग्रसित हो पाएगा, नहीं होगा ये हेमोफीलिया से ग्रसित, लेकिन ये लड़का क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। तो ये जो हम बोल सकते हैं कि जो मादा होती है ये हेमोफीलिया का वाहक होते हैं, एक दूसरे से में संचारित करते हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उसी में ये हेमोफीलिया का वाहक मानी जाती है। हेमोफीलिया का वाहक जो है सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में देखने को मिला। अब हम लोग अगले डिसेस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये दात्र कोशिका अरक्ता को देखते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, यानी ये जो मेंडलीय विकार, जीन विकार का ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें जो आरबीसी का कोशिका होते हैं उसका आकार जो है आसिया आकार का हो जाता है। आसिया नहीं, जो हम लोग घास निकालने के लिए खुरपी होता है ना देहात में बोले तो, वो खुरपी का आकार का हो जाता है। जिससे देखिए अब आरबीसी का आकार क्या हो गया, खुरपी आकार का हो गया। तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन को अब बांधने में समर्थ नहीं होते। अब हम इसको अगर समझते कि कैसे होता है तो जरा देखिए, जैसे ये हमारा आरबीसी कोशिका, अब ये आरबीसी के अंदर मिलते क्या, एक शोषण वर्णक मिलते, यानी एक रंग मिलते जिसके कारण ब्लड लाल दिखते हैं, हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल दिखते। अब ये हेमोग्लोबिन बने क्या चीज से होते हैं, दो चीज से बने होते हैं, एक प्रोटीन और एक आयरन से, प्रोटीन और आयरन से। अब ये प्रोटीन और आयरन किस रूप में रहते हैं ये देखिए इधर, ये हमारे देखिए क्या है आपका आयरन है। तो आयरन का ये देखिए 4 है, कितना प्रकार है, यहाँ पे 4 है, 4 आयरन, और उसके ऊपर जो मिलने वाले आयरन +2 आयरन। ये ध्यान रखिए नीट वगैरह में पूछ देता है कि हेमोग्लोबिन के आयरन में मिलने वाले जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, तो +2 यानी धन आयन होते हैं। तो ये जो आयन होते हैं, अब इसके बाहर क्या होते हैं, आपका जो है प्रोटीन मिलते, प्रोटीन का एक जाल मिलते। देखिए इस तरह से, एक तरह से जाल से इसको क्या किया, सबको बांध दिया, और ये जो जाल के रूप में बांध दिया है, तो इस पूरे संरचना को हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन। आप लोग ये तो जानते हो कि हेमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु का वाहन करते। क्यों करते, क्योंकि देखिए इसमें कितने आयरन मिल रहे हैं, 4 मिल रहे, तो ये सब एक एक ऑक्सीजन अणु को पकड़ते हैं और क्या करते हैं, बाहर का काम करते।
अब तो ये तो हो गया हमारा प्रोटीन और एफिका का। अब ये प्रोटीन किस रूप में मिलते हैं? एमिनो अम्ल के रूप में मिलते हैं। प्रोटीन किस रूप में मिलते हैं? एमिनो अम्ल के रूप में मिलते हैं। और हेमोग्लोबिन में जो प्रोटीन मिलते हैं, सॉरी, हेमोग्लोबिन में जो प्रोटीन मिलते हैं एमिनो अम्ल के रूप में, वो दो तरह का होते हैं, एक ए होते हैं और एक बी होते हैं। और ये एमिनो अम्ल के समूह को हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। इस तरह से बोले तो हेमोग्लोबिन जो होते हैं दो पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं, ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड। ए पॉलीपेप्टाइड में 20 एमिनो अम्ल के समूह होते हैं, देखिए ये जो होते हैं इस तरह का 20 होते हैं, और ये जो हमारा बी पॉलीपेप्टाइड होते हैं उसमें 31 एमिनो अम्ल होते हैं। अब ये दोनों जो होते हैं आपस में एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग जीयूजी यानी ये भी एक तरह का अम्ल होता है, ग्लूटोइक होता है शायद, ये इससे दोनों से जुड़े होते हैं। ये जो यू वाला देख रहे हैं इसी में परिवर्तन हो जाता है, यू बन जाता है जब ए, तो ये क्या हो जाता है आपका, इसका संरचना इस तरह से बदल जाता है। और जब बदल जाता है इस तरह का तो ये ऑक्सीजन के अणु को बांध नहीं पाता है। तो इस तरह से ये देखिए, इसका नाम ही क्या है, दात्र कोशिका रखता है, सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड शरीर में नहीं बन पाता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर मिलने वाला हीमोग्लोबिन ही ब्लड के लिए जिम्मेवार होता है। तो ये था आपका सिंपल। ये देखिए जो आबंध यहाँ पे बिगड़ रहे हैं इसी के कारण ये उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग एक और आखिरी का उदाहरण देखेंगे मेंडेलियन विकार का, बस इसको हम यहीं पे रोकेंगे। तो अब हम लोग ये फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, इसको हम लोग देखेंगे। ये जो है अलैंगिक जीन जो होते हैं उसके वजह से होते हैं। अब इसका जो अलैंगिक जीन होता है वो एक एंजाइम निकालता है, और ये एंजाइम जो है फिनॉल इलानिन को टायरोसिन में बदल देते हैं। जबकि जब ये अप्रभावी हो जाते हैं, ये जीन क्या हो जाते हैं, अप्रभावी हो जाते हैं। तो जब अप्रभावी स्थिति में क्या होता है, ये एंजाइम बना नहीं पाते। जब एंजाइम नहीं बना पाएंगे तो फिनॉल इलानिन का मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब फिनॉल इलानिन का मात्रा बढ़ जाता है और ये लगातार टायरोसिन में बदल ही नहीं पाता है, तो जिससे ये फिनॉल इलानिन जो है बदल जाते हैं एक अम्ल में, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल पायरोविक अम्ल। अब ये फिनाइल पायरोविक अम्ल हमारे जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, हमारे जो नर्वस सेल होते हैं, उसमें क्या करते हैं, ये विकार उत्पन्न करते हैं, मतलब रोग उत्पन्न करते हैं, जिससे मानसिक दुर्बलता जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख पाए कि दो तरह का अनुवांशिक विकार होता है, एक मेंडेलियन विकार और दूसरा क्रोमोसोमीय विकार। क्रोमोसोमीय विकार गुणसूत्र में बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं। मेंडेलियन विकार या जीन विकार जो होते हैं जीन के संरचना में बदलाव होने के कारण होते हैं। तो ओवरऑल ये जो आपका चैप्टर है हम लोग कवर कर पाए। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग इसको देखिए फिर से।